बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, अनुप्रिया पटेल ने कैसे इसको देखा है और राहुल गांधी ने कैसे जातिगत जनगणना को अपना सबसे बड़ा हथियार बना दिया है, हम आज अपनी इस रिपोर्ट में समझेंगे। यह भी जानिए कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या कांग्रेस के ज्यादा सक्रिय होने से समाजवादी पार्टी असहज हो रही है, हम इसे भी समझेंगे। और आखिर में ये जानिए कि मायावती लगातार क्यों इंडिया गठबंधन से दूर होने की बात कह रही हैं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में उन्होंने कैसे एक बार फिर साफ किया कि 24 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी में। तो नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सार्वजनिक किए, इससे पूरे देश की सियासत नई तरीके से गर्मा गई है। जिस जातिगत जनगणना को लेकर लगातार विपक्षी दल बीजेपी और केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, बिहार में इस जनगणना के आंकड़े के सामने आने के साथ ही सबकी मांछें खिल गई हैं। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक और स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर अनुप्रिया पटेल तक सबने जातिगत जनगणना का न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि अब इसे वक्त की जरूरत करार दिया है। अखिलेश यादव ने अपने लंबे चौड़े ट्वीट में इसका स्वागत किया और 85-15 की याद दिलाई। हालांकि उन्होंने नए अंदाज में याद दिलाया है और उन्होंने कहा कि ये समाज में विद्वेष फैलाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सबको बराबर का हक देने के लिए ये जरूरी है। और जिस तरीके से बिहार ने इस जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक किया है, उनकी बातें, खास करके पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमानों का जो नारा है, वो पूरी तरीके से इस वक्त सटीक बैठता है। देखिए किस तरीके से पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और फिर बहुत ही छोटा सा ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया और उन्होंने बिहार सरकार को और खासकर नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई दी। पहले इन दोनों ट्वीट को देखिए, फिर हम राहुल गांधी के ट्वीट को भी देखेंगे। लेकिन बिहार के इस जातिगत जनगणना के आंकड़े के सार्वजनिक होने के साथ ही राहुल गांधी ने सबसे बड़ा हमला बोला और राहुल गांधी ने ये याद दिलाया कि 84% जनता, 84% जो आबादी है वो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी है। और कांग्रेस पार्टी अब जिसकी जितनी भागीदारी यानी कि जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करेगी, ऐसा उन्होंने ट्वीट कर बताने की कोशिश की और साथ साथ ये भी याद दिला दिया कि कैसे 90% जो केंद्र सरकार के सचिव या अधिकारी हैं, उसमें सिर्फ 5% ही ओबीसी है। यानी कि राहुल गांधी का जो अपना ओबीसी कार्ड है, जिसे उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से चला है, आज बिहार की जातिगत जनगणना जारी होने के बाद उन्होंने एक बार फिर उस अपने कार्ड को खेल दिया है। जैसे ही जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, पत्रकारों ने अनुप्रिया पटेल को भी घेर लिया। अनुप्रिया पटेल से कई बार ये सवाल पूछे गए। एक बार तो अनुप्रिया पटेल ने इस पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझा, लेकिन जब दोबारा सवाल किया गया तो उन्होंने पार्टी का स्टैंड दोहराया। तीसरी बार भी सवाल हुआ और फिर उन्होंने तीसरी बार भी जवाब दिया। क्या कह रही हैं अनुप्रिया पटेल, आप ये सुन लीजिए। बिहार की बात नहीं करनी है, आप मुझसे यूपी की बात करिए। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। अपना दल जातीय जनगणना का पक्षधर है, ये बात मैं कितनी बार दोहराऊं, अभी तो बोला मैंने। जातिगत जनगणना की बात तो हो गई, अब हम आपको बताते हैं कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में साथ आने की बात तो कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच सब कुछ सहज नहीं दिख रहा।
कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, 80 सीटों पर चुनाव लड़ने, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस में लाने से भी परहेज नहीं कर रहे। अखिलेश यादव को उन्होंने पिछले दिनों आड़े हाथों लिया था जब अखिलेश यादव ने बागेश्वर में अपना कैंडिडेट उतार दिया था, और अब तो अखिलेश यादव की तरफ से भी एक इशारा यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अपनी जगह पर होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी फैसले अपने हिसाब से करेगी। हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है कि नवरात्र में वो उत्तर प्रदेश की सभी वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। जी हां, अभी तक इंडिया गठबंधन में 2024 को लेकर जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं उस पर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया है, या इसे एक तरफा ऐलान माना जाए कि समाजवादी पार्टी अपनी वीआईपी सीटें या अपनी सुरक्षित सीटों पर वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर देगी। तो क्या इसे नहीं माना जाए कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? पहले सुनिए अखिलेश यादव ने कहा क्या था। जहां से वीआईपी कैंडिडेट रखे हैं दूसरी पार्टियों के, वहां पर सबसे पहले वो प्रत्याशी घोषित करेंगे और वहां पर सबसे ज्यादा। तो सुनिए, नवरात्र आते ही हम भी वीआईपी सीटों में नाम अनाउंस कर देंगे, और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो, तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओ को हराने की रणनीति बना चुके हैं। सर, मध्य प्रदेश जब आप चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए थे, उसके बाद महिलाओं को देखिए, ये सवाल हमसे मत पूछो। महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें उनको शामिल किया जाए। तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों फिलहाल एक पेज पर इंडिया गठबंधन को लेकर नहीं दिखाई दे रहे। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है और अखिलेश यादव लगातार अपनी बातें कह रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि क्या सचमुच अब चारों राज्यों के चुनाव के बाद ही ये इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे, और क्या उसके पहले सपा और कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में सब कुछ यूं ही असहज बना रहेगा? इसकी वजह भी है। इसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियों के बीच में फिलहाल एक कम्युनिकेशन गैप है। समाजवादी पार्टी को यह गले नहीं उतर रहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने यहां एक बोलने वाला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, ऐसा अध्यक्ष जो लगातार घूम रहा है, ऐसा अध्यक्ष जो लगातार बोल रहा है और सपा के खिलाफ बोलने से भी परहेज नहीं कर रहा। ऐसे में दोनों के बीच असहजता बढ़ गई है। क्या ये दूरी खत्म कर दी जाएगी दोनों तरफ के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से? इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखता। अब अगली खबर। उधर मायावती लगातार 2024 को लेकर अपने काडर के बीच समीक्षा में करने में जुटी है। कोऑर्डिनेटर्स और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक दिन पहले उन्होंने मीटिंग की है, और उस मीटिंग में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से साफ साफ कहा है कि न्यूज चैनलों पर या फिर न्यूज माध्यमों से आने वाले समाचारों पर वो यकीन न करें। यानी कि उनके बारे में जो लगातार ये कहा जा रहा है कि मायावती हर हाल में इंडिया गठबंधन में आएंगी, हर हाल में वो किसी न किसी गठबंधन में जाएंगी, मायावती के मुताबिक ये सब मनगढ़ंत और फेक खबरें हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि बसपा को नीचे दिखाया जा सके। ऐसे में मायावती अपने कार्यकर्ताओं को लगातार बता रही हैं कि वो किसी गठबंधन में नहीं जा रही, न तो वो एनडीए में और ना ही इंडिया गठबंधन में जाएंगी, और 2024 का चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेंगी। मायावती ने कल जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली।
और उन्होंने कहा कि कोर्ट की न्याय प्रणाली के पहले सरकार चुन चुन कर कुछ खास लोगों को टारगेट कर रही है और खासकर बुलडोजर के निशाने पर ले रही है, जो कि सरासर गलत है। तो मायावती एक बार फिर उन्होंने साफ किया है कि वो किसी गठबंधन के साथ 2024 में नहीं जा रही। अब देखना यह है कि क्या सचमुच मायावती अपने स्टैंड पर बनी रहती हैं या फिर कुछ महीनों बाद जब चुनाव खत्म होते हैं राज्यों के, तो उनका मन गठबंधन के लिए डोलता है या नहीं। तो ये थी खबरें आज का यूपी में। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।